कहते हैं एक इंसान पूरे जीवन में डिसीजंस लेता है और ये डिसीजंस कभी वो खुद के लिए लेता है, कभी वो सामने वाले के लिए लेता है, कभी वो सोसाइटी के लिए लेता है। भारतीय फौज में एक अफसर जो भी डिसीजंस लेता है वो देश के हित के लिए, अपने फौजी भाइयों के हित के लिए और फिर अपने हित के लिए लेता है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एबिलिटी टू मेक डिसीजंस या यूं कह लें एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजंस, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी बहुत अहम रोल प्ले करती है। एस्पिरेंट्स नमस्कार, आज हम बात करेंगे OLQ नंबर 10 एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजंस के बारे में। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, इसलिए थोड़ा हमें समय लग गया इस वीडियो को लाने में। सर स्वागत है त्रिशूल के YouTube चैनल पे। थैंक यू सर। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की हमने जो सीरीज चालू की थी उसमें OLQ 9 से 10 के बीच में थोड़ा हमें समय लग गया, तो एस्पिरेंट्स का कहना था कि सर OLQ अभी तो 9 ही हुई है, बाकी कहाँ रह गई। अच्छा तो सर OLQ 10 को आप सरल भाषा में कैसे समझाएंगे, और क्योंकि एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजन एक अपने आप में बहुत अहम क्वालिटी है, तो इसके लिए भी कोई कहानी ला रहे हैं हमारे लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल कहानी ला रहे हैं सर। देखिए ऐसा है ना सर, क्या है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जी और क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना। तो निर्णय करने की जो आपकी क्षमता है वो तो चाहिए, किसी के जीवन में बहुत जरूरी पार्ट है। जैसा आपने शुरू में ही कहा कि लाइफ इज ऑलवेज अबाउट मेकिंग डिसीजंस जी, है ना। क्या होता है कि डेस्टिनी और डिसीजंस दो शब्द जो डी से स्टार्ट होते हैं वो उनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना बड़ा होता है। कि किस्मत तो जो है ना, दैट इज डेस्टिनी। किस्मत आपके हाथ में नहीं होती है, बट निर्णय आपके हाथ में होता है, डिसीजन आपके हाथ में होता है ना। डेस्टिनी आपके डिसीजंस को नहीं चेंज कर सकती है, लेकिन आपके डिसीजंस आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है डिसीजन लेने की, है ना। डिसीजन लेना तब और थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपके पास समय कम होता है या नहीं होता है। जब ऐसे समय में आप डिसीजन लेने होते हैं, जब बहुत कम समय है आपके पास या समय बिल्कुल नहीं है, सामने पिक्चर क्लियर नहीं है, तब जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तब आप थोड़ा सा ये जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और चैलेंजिंग हो जाती है आपके लिए। एंड दैट इज व्हाई एक चीज कही जाती है कि निर्णय जल्दी जो लेना होता है, निर्णय अगर जल्दी लेते हैं तो ये आपकी नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। ये साबित करता है कि मैं जो है बागडोर संभालने के लिए या अपने काम को निर्देशित करने के लिए, अपने काम को डायरेक्ट करने के लिए या काम को पूरा करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, वो क्षमता मेरे अंदर है। ये एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी नजर आती है ना। अब देखिए क्या होता है कि इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये क्या है क्या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है क्या, पहले तो इनको ये समझना पड़ेगा। इट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब कॉग्निटिव थिंकिंग के बाद आता है। तो कॉग्निटिव थिंकिंग क्या चीज आई कि जो भी आसपास चीज है, द वर्ल्ड अराउंड यू, इससे जो आप चीजें सीखते हैं, समझते हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस। और वो जो कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए बहुत बड़ा जो काम करता है, क्योंकि इससे जो आपके बिलीफ है, जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है जी, उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं और फिर आप जो है इसमें से जो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण अल्टरनेटिव्स है उनको चुन करके आप एक डिसीजन लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जिसके लिए 7 जरूरी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ये डिसीजन जो लिए जाते हैं ये 7 स्टेप में लिए जाते हैं। अच्छा। और वो 7 स्टेप बड़ी जल्दी होने चाहिए क्योंकि ये क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है आपकी। तो ये 7 जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप तो होता है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आखिर प्रॉब्लम है क्या, उसको आइडेंटिफाई सबसे जल्दी कर पाए आप, ठीक है। दूसरा होता है कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो अपनी जो आपके पास कॉग्निटिव डाटा है, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन है, उसको जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर पाए। देन आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। आप जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो विकल्प आपके पास मौजूद हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पाए। देन वे द अल्टरनेटिव्स, आप उनका मूल्यांकन कर पाए कि भाई मेरे पास सबसे बेहतर अल्टरनेटिव इस समय कौन सा मौजूद है। देन चूज द बेस्ट वन, उसके बाद उसमें से चुनना।
सबको आकलन मूल्यांकन कर लिया तो फिर सर्वोत्तम विकल्प चुन लीजिए अपना, और उसके बाद इंप्लीमेंट एक्शन। एक्शन बहुत जरूरी है। फिर एक चीज कही जाती है कि अ डिलेड डिसीजन इज मर्डर ऑफ एक्शन। अगर डिसीजन डिले हो गया तो एक्शन होगा ही नहीं, तो वो डिसीजन लेने से कोई फायदा नहीं। हिंदी में कहते हैं ना, आप पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई अब तो पछताने से कुछ होगा नहीं जब चिड़िया खेत ही चुग गई है। तो एक्शन में जल्दी कन्वर्ट भी करना पड़ेगा अपने डिसीजंस को। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इवैल्यूएट द रिजल्ट्स आल्सो। रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप थिंकिंग प्रोसेस में जाते हैं या डिसीजन लेने से पहले जो हर एक चीज की बुनियाद होती है वो होती है एक थॉट प्रोसेस। जो थिंकिंग है वो 3 प्रकार की थिंकिंग आती है आपके दिमाग में। एक होती है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मतलब साइकोलॉजी में क्या होता है कि ये सेपरेट करती है आपके फैक्ट्स और अजम्पशंस को। आपने जो अपने अंदर अजम्पशंस पाल रखे हैं या अजम्पशंस जो आपके पास हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया होगा, ये जो अजम्पशंस आपके दिमाग में थे उनको फैक्ट से सेपरेट करना और फिर डिसाइड करना, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। सेकंड इज सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है? जहां पर आप एक्शन, उसके कंसिक्वेंसेस और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या इल इफेक्ट्स हैं या बेहतर इफेक्ट्स हैं उनका भी मूल्यांकन साथ में करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। एंड थर्ड इज प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। मतलब प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग मतलब आउटकम क्या हो सकता है, अभी सामने कुछ दिख नहीं रहा है। ये थिंकिंग जो है आपके नेतृत्व क्षमता को सबसे ज्यादा दिखाती है। क्यों? जो पहले की 2 थिंकिंग है, ये जब फौज में आप पीस स्टेशन में हैं तो आपके पास बहुत समय है सोचने के लिए, तो चलता है। बट वॉर टाइम सिचुएशन में जब आप लड़ाई के मैदान पे होते हैं तब फिर सामने दुश्मन है, समय कुछ है नहीं, रास्ता पता नहीं है, सब कुछ असमंजस में हो रहा है। और उसके साथ क्योंकि वॉर की प्लानिंग जैसी की जाती है, प्लान किया जाता है वॉर को, नो डाउट, उसमें वो हायर अथॉरिटीज का काम है। बट एज अ यंग ऑफिसर जब आप सामने जाते हैं तो हो सकता है वो प्लान उस समय काम ना करे, तब आपके पास ज्यादा समय वो होता है जब प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग के अंदर आपको आना पड़ता है। और ये अगर किसी व्यक्ति की कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस ठीक नहीं है जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं था, कॉग्निटिव प्रोसेस उसके अंदर नहीं बन पाई, तो उसकी जो प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग है वो अपने आप पीछे चली जाती है। फिर इनके डिसीजंस थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा लग रहा है कि डिसीजन लेना एक सामान्य सी बात है, साइकोलॉजी में हर एक चीज की थ्योरी लिखी गई है। डिसीजन मेकिंग पे भी एक थ्योरी लिखी गई थी सर। ये थ्योरी जो थी लियोनार्ड जिमी सेवेज ने 1954 में लिखी थी। अच्छा, इसको कहते हैं SEU थ्योरी, दैट इज सब्जेक्टिव एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी मानी जाती है अभी तक। और ये थ्योरी कहती है कि डिसीजंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक रैशनल डिसीजन होता है और एक इरैशनल डिसीजन होता है। रैशनल डिसीजन मतलब जिसमें आपने अल्टरनेटिव्स को देखा, उसका मूल्यांकन किया, जो 7 स्टेप थे उस स्टेप के हिसाब से जब आप ले रहे हैं तो वो आ गया रैशनल थिंकिंग। और जब आपने सिर्फ डिसीजन लिया और अंत क्या होगा आपको नहीं पता है, उस मौके पर आपको तुरंत डिसाइड करना पड़ गया, जो कि प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग के अंदर आता है, वो होती है इरैशनल थिंकिंग। तो ये देखना होगा कि अगर कहीं आपके पास ये दिक्कत आ गई कि आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस ठीक नहीं है, तो आपका जो प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग है या जो इरैशनल थिंकिंग है वो बिल्कुल जो डिसीजंस है वो कभी कभी गड़बड़ कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको हमेशा एक फेवरेबल कहानी सुनाता हूं, मगर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए मैं इनको एक और दूसरी कहानी सुनाता हूं कि इल इफेक्ट ऑफ डिसीजन खराब जब होती है तब क्या हो जाता है। तब आपको सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो डिसीजन की अहमियत क्या होती है, कैसे लेना चाहिए, ये इस कहानी से शायद इनको ज्यादा ढंग से समझ में आएगा जी। क्या हुआ कि सर एक राजा था, बड़ा ईमानदार, बड़ा अच्छा राजा, बड़ा समृद्ध राजा था। उसने अपने बगीचे में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, कुछ पक्षी जानवर ऐसे पाल रखते और उनसे बड़ा प्यार था, तो वो अपने बगीचे में अक्सर बहुत सारा समय बिताते थे।
उन सब में से जो सबसे प्रिय चीज थी वो थी एक तोता इनका। तोते को से बड़ा प्यार करते थे वो। तो तोता उनसे बातें भी किया करता था। ज्यादातर समय वो राजा के साथ बिताता था और राजा को वो अच्छे सुझाव भी देता रहता था। तो राजा उसको अपना मंत्री बना देते, महामंत्री राज्य का, कि भाई सारी चीजें तो मैं इससे ही पूछ के करता हूं। तो उनके राज्य में जो मंत्री थे वो बड़ा चिढ़ते थे कि भाई एक पक्षी ने आकर के महामंत्री का पद ले लिया और हम लोग ऐसे बैठे रह गए, है ना, हम इनके राज दरबार में ऐसे ही हाजिरी लगाते रहते हैं। तो काफी बार उन्होंने कोशिश की, बट राजा किसी का विश्वास नहीं करते थे। राजा कहते थे नहीं, जो मेरा तोता कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। एक दिन क्या हुआ, भाई लोगों के अंदर जलन थी उसके प्रति। एक दिन क्या हुआ कि वो तोता छत पे बैठा हुआ था, तो उसके कुछ रिश्तेदार आए उड़ते हुए। उन्होंने आकर के उसको अपना दर्द सुनाया कि भाई देखो तुम इतना दूर चले आए हो, तुम्हारा तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन पीछे जो हम लोग हैं, आपके माता पिता जो हैं वो आपको बहुत याद करते हैं, बहुत दुखी रहते हैं वो आजकल। तो हम लोग आए हैं आपके पास कि आप जो है चल करके थोड़ा समय उनके साथ बिताइए, उनको एक बार देख लीजिए चल करके। तोता भी थोड़ा दुखी हुआ, माँ की याद आई होगी, सभी को अक्सर आ जाती है। तो तोता पहुंचा भाई राजा के पास। उसने कहा कि राजा साहब मैं जो है एक हफ्ते के लिए अपने माता पिता से मिलके आना चाहता हूँ। तो राजा को ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये एक हफ्ते के लिए बोल करके चला गया, वापस सीधा लौटा, और फिर मेरा राजपाट कैसे चलेगा, मैं पूछूंगा किससे। तो राजा को बड़ा डर लगने लग गया। तो तोते ने आश्वासन दिया कि राजा साहब मुझे आप जाने दीजिए, और इस एक हफ्ते में मैं एक और काम करूंगा कि मेरे जो पिताजी हैं उनको एक जो है चमत्कारी फल के बारे में पता है, उस जंगल में होता है। मैं उनसे जब मिलूंगा तो कहूंगा कि आपके लिए एक फल दें, उसको खाने के बाद आप युवा हो जाएंगे बिल्कुल, और ऊर्जा के साथ काम किया करेंगे। तो भाई फल की जब बात सुनी राजा ने, तो राजा खुश हो गया अंदर से कि भैया ऐसा फल मिल जाएगा तो और क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई जाओ एक हफ्ते में आ जाना। वो गया, अपने माता पिता से मिला, खूब जंगल घूमा, खूब फल खाए। चलते समय एक दिन पहले उसने अपने पिताजी से कहा कि कल मुझे जाना है और मैं राजा साहब से एक और चीज कह के आया था कि आपको एक वो जो चमत्कारी फल पता है, वो एक फल मैं उनको प्रॉमिस करके आया था कि आपके लिए लेके आऊंगा, आप अगर ला सके तो बोलेगी ठीक है मैं लेकर के आ जाता हूँ। तो उसके जो तोते के फादर थे वो गए और उड़ करके एक जो है फल ला करके उसको दिया। वो फल लेकर के वो राजा के पास आ गया। राजा को उसने वो फल दे दिया कि साहब ये आपके लिए मैं लाया हूं, इसको खा लीजिए, बिल्कुल सब ठीक ठाक हो जाएगा। राजा ने कहा कि इतना चमत्कारी फल मैं ऐसे खाऊंगा तो यार इसकी कीमत नहीं लोगों को पता चलेगी, तो मैं इसे राज दरबार में ले जाता हूँ। राज दरबार में ले जाने के बाद उन्होंने उस फल को दिखाया और उसकी जो काबिलियत थी वो दिखाई कि भाई क्या इसकी स्पेशलिटी है वो बताई लोगों को। तो कुछ मंत्री जो थे उन्होंने कहा कि साहब ये एक फल है, आप खा लेंगे, बाकी राज्य ऐसा ही रह जाएगा, आप तो राजा हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए, इस फल को जमीन में गाड़ दिया जाए ताकि इससे और एक पेड़ बने और खूब सारे फल लगे इसमें, सभी लोग, पूरा राज्य आपका समृद्ध हो जाएगा। राजा ने कहा बहुत अच्छा आइडिया भाई, ऐसा किया जा सकता है, सेना भी अंग हो जाएगी। हाँ। तो उन्होंने एक बगीचे में एक अलग जगह पर वहां पर उसको पेड़ को लगवाया। अच्छा, पेड़ लगवाने के बाद उसकी देखभाल की गई, पेड़ बड़ा हो गया, फल आया, फल पका। लेकिन हुआ क्या, वो जो एक पहला फल आया था उस पेड़ पर वो पक करके टूट के नीचे गिर गया, और जब वो नीचे गिरा तो सांप, एक वहां से पास में एक बिल था सांप का, वो सांप बहुत जहरीला था, वो आया और उसने देखा कि शायद कुछ खाने के लिए मिल गया है, तो उसने उस फल को जैसे खाना चाहा तो सांप फल तो नहीं खा पाया, लेकिन जब उसने खाने की कोशिश की तो वो जहरीला था, तो उसका जो जहर था वो उसके फल के अंदर चला गया, और माली आकर के वो फल उठा करके राजा के पास ले गया। राजा ने कहा कि वाह भाई बहुत अच्छी चीज है, खा लिया। ठीक, अब क्या होता है, उन्होंने कहा कि ये पहला फल है इस पेड़ का, तो इसको मैं राज दरबार में ले जाकर के दिखाऊंगा कि देखो हमारी मेहनत रंग ला रही है, और फल आएंगे, बाकी लोग भी खाएंगे, अभी ये मैं खा लूं। तो फिर मंत्रियों ने कहा कि साहब ऐसा है कि आप जो है पहला फल है, पूरे देश के लिए बड़ा हितकारी पेड़ है ये, तो आप एक काम करिए, ये पहला फल भगवान के मंदिर में चढ़ा दीजिए। राजा भाई बोले कि ये भी अच्छा आइडिया है। राजा गए और उन्होंने जाकर के वो मंदिर में चढ़ा दिया, राजमहल वापस आ गए।
पंडित जी ने पूजा की, फल चढ़ाया था। शाम को आते आते पंडित जी ने क्या किया, वो फल उठा लिया, बोला चलो घर में खाने के काम आएगा। पंडित जी को ये भी पता था कि भाई बहुत चमत्कारी फल है। तो पंडित जी ने जाते ही क्या किया, उनकी एक पत्नी एक बेटा था, जा करके उस फल के 3 हिस्से किए और कहा कि भाई हम लोग एक एक हिस्सा खा लेते हैं और तीनों लोग यंग हो जाएंगे बिल्कुल। तो जैसे ही तीनों ने खाया वो तीनों मर गए। अब ये खबर जो है पूरे राज्य में फैल गई। मंत्रियों ने जाकर के तोते की खूब बुराई की कि हम तो कह रहे थे, एक पक्षी ऐसा समझदार हो ही नहीं सकता, आप ही नहीं मानते थे, बताइए अब ये खा लिया 3 लोगों ने, अच्छा हुआ आपने नहीं खाया, नहीं तो आप मर गए होते। राजा को बड़ा गुस्सा आया। वो तोता राजा के पास आकर के कुछ कहना चाहता था, मगर उससे पहले ही बिना कुछ पूछे बताए राजा ने तलवार उठाई और तोते की गर्दन काट दी। तोता मर गया। अब उसके बाद उन्होंने एक फेंसिंग करवा दी उस पेड़ के पास कि भाई ये जो पेड़ है ये जहरीले फलों का है, चमत्कारी फलों का नहीं है, इसमें कोई ना जाए और इसके फल ना तोड़े। ठीक है, कुछ दिन चलता रहा, कोई नहीं जाता था वहां पर, उसकी बाउंड्री भी करा दी गई। उसी राज्य में 2 लोग थे जो पूरी तरीके से बुजुर्ग हो चुके थे, हस्बैंड वाइफ रहते थे, पूरी तरीके से निराशा में जी रहे थे, बहुत बुजुर्ग थे। वो गए, उन्होंने कहा कि अब जिंदगी में कुछ बचा तो है नहीं, चलो फल खा ले। तो अब पता चला कि ये जहरीला फल है, इसको खा करके हम दोनों अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। वो गए और उन्होंने वो फल खाया और उन्होंने कहा कि अब वापस घर जाकर के क्या मरना है, यहीं पेड़ के नीचे मर जाएंगे, तो यहीं रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा देर सो लेते हैं और बस यहीं खत्म हो जाएंगे हम लोग। थोड़ी देर बाद सोते सोते वो दोनों जो है यंग हो गए। ठीक, और यंग होने के बाद फिर वहां पर वो माली आया जो उस बगीचे की देखभाल करता था। उसने कहा आप लोग कौन? तो उन्होंने बताई पूरी बात कि हम लोग बुजुर्ग थे, ऐसे ऐसे जाए गए थे, ये फल खाया, मरने की इच्छा थी, मगर हम तो जवान हो गए। तो माली ने ले जाकर के उन दोनों को राजा से मिलवाया और राजा से बात की। राजा पछताने लग गया था उस समय कि मैंने क्या किया जल्दबाजी में, क्या डिसीजन था मेरा उस समय। और फिर एक मजे की बात कि उसके बाद वो बाउंड्री हटाई गई, जितने मंत्री थे, जितनी सेना थी, सब वो फल खाती थी। उस राजा ने कभी उस पेड़ का फल नहीं खाया, उस पश्चाताप में कि इस पेड़ की वजह से मैंने अपने प्रिय तोते को मार दिया था। सो डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट देखो क्या है कि अपने डिसीजन को सोच समझ करके, ये जो 7 स्टेप हैं ये इसीलिए बहुत जरूरी हैं कि पहले समस्या को समझो, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या मेरे पास विकल्प है, फिर उन विकल्पों को नाप तौल लो, जो सबसे बेहतर विकल्प हो वो चुन के देखो, उसके बाद उसको एक्शन में कन्वर्ट करो और उसके रिजल्ट को इवैल्यूएट करके देखो। ये 7 स्टेप अगर आपके साथ है तो आपके डिसीजंस बेहतर होंगे। अगर आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस अच्छी है तो ये सब काम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लोगे, एंड देन इट बिकम्स क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्या बात है सर, कितना बेहतरीन तरीके से आपने डिसीजन मेकिंग, इनफैक्ट क्विक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी समझाया। हमारे एस्पिरेंट्स को भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि करियर के लिए, फौज के लिए अगर आपको सही संस्था चुननी है तो सही डिसीजन लें, बिकॉज ऐसा ना हो कि राजा साहब जैसे आपको भी पश्चाताप हो कि कहीं गलत फंस गए यार। एस्पिरेंट्स एनालाइज करिए, अपने डिसीजंस को एनालाइज करिए, जो प्रोबेबिलिटी है उस चीज को एनालाइज करिए कि ये डिसीजन लेने से क्या प्रोबेबिलिटीज निकल आ सकती हैं, और तब जाके सही गाइडेंस, सही डिसीजन लीजिए। इसीलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए लाया है एक लाइव सेशन। जी हाँ, बहुत जल्द हम एक लाइव सेशन पे आ रहे हैं जहां पे सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज संबंधित डिटेल्स पे बात करेंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। सर लाइव आएंगे जल्दी यूट्यूब चैनल पे, कम्युनिटी पे हम टाइमिंग्स अनाउंस कर देंगे, हम लाइव का सेशन कब होगा तब अनाउंस कर देंगे। तब तक के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखिएगा, क्विक डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी ही
या यूं कह लें क्विक डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी ही आपको सही और गलत में डिफरेंस आपको पता चलेगा। अगर सही डिसीजन लेना है तो सही संस्था को ज्वाइन करना है। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।